हेलो स्टूडेंट, एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का टॉपिक चल रहा है हमारा पर्यावरण संबंधी मुद्दे। यानी कि पर्यावरण में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर हम गौर नहीं कर रहे हैं, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, औद्योगिकरण का खतरा बढ़ रहा है। तो हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें और इनमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, हम इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं पर्यावरण की, इसके संवर्धन के उपाय कैसे हैं, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ये इनको कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा। तो हमारा टॉपिक है पर्यावरण संबंधी मुद्दे। ये कौन कौन से हैं? पर्यावरण संबंधी मुद्दों के अंतर्गत पर्यावरण में ही समस्त सजीव निर्जीव जगत का आधार माना है। पर्यावरण को क्या माना है? सजीव और निर्जीव जगत का आधार। सजीव और निर्जीव जगत का आधार। सजीव और निर्जीव जगत का आधार है क्योंकि सजीव में आ जाएंगे जैविक और निर्जीव के अंतर्गत आ जाएंगे भौतिक, अजैविक। तो दोनों क्या है? एक दूसरे को परिस्थितिवश एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को परिवर्तन कर रहे हैं या प्रभावकारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि सभी क्या है? प्रकृति में, पर्यावरण में समस्त सजीव और निर्जीव जगत का आधार माना है। व्यक्ति व समाज, व्यक्ति, समाज व देश तभी विकसित हो सकता है जब उसके पास उपयुक्त वातावरण हो। सजीव और निर्जीव जगत कैसे पनपेगा? कि जब उसके व्यक्ति के पास क्या रहेगा? उपयुक्त वातावरण रहेगा, प्राकृतिक संसाधन रहेंगे, प्राकृतिक संसाधन है। तो व्यक्ति के पास उपयुक्त वातावरण कैसे रहेगा? जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा या वातावरण संतुलित रहेगा तभी क्या रहेगा व्यक्ति के पास वातावरण, उपयुक्त वातावरण, जैसा वो चाहेगा, जैसा उसके अनुसार रहेगा। तो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचे और समाज और देश का विकास भी तभी हो सकेगा। समाज व देश के विकास के लिए क्या जरूरी है? पर्यावरण की स्वास्थ्य। समाज व देश के विकास में पर्यावरण की स्वास्थ्य उपयोगी है। तो इसमें क्या हो गया? व्यक्ति के पास उपयुक्त वातावरण तभी क्या होगा? देश और समाज का विकास होगा। व्यक्ति एक दूसरे की भलाई करे, विद्यार्थियों में, व्यक्तियों में कैसी भावना उत्पन्न हो? एक दूसरे की भलाई। एक दूसरे की भलाई और सहयोग की भावना विकसित होगी तभी वो आपस में सामाजिक जागरूकता को ला सकेंगे, उनमें एक रूपता की भावना आएगी, भाईचारे की भावना आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समाज को जागरूक करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण को अनेक प्रकार से स्वच्छ बनाना होगा। तो अब आगे देखते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या है ऐसी चीजें, मुद्दे। पर्यावरण भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, विश्व बंधुत्व। पर्यावरण में कौन कौन से मुद्दे आ गए? भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्व की भावना, सार्वभौमिक एकता, विश्व बंधुत्व की भावना, सार्वभौमिक एकता, आदि क्या होंगे? इनके बारे में हमें इनको एक दूसरे में ऐसी भावना या ऐसे सोच का निर्माण करना होगा जिससे हर देश का नागरिक जागरूक हो सके और पर्यावरण की इन चीज़ों का सामना कर सके। तो इसके आगे हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर इसका ज्ञान कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ज्ञान कराने के लिए एक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में स्वयं को तैयार करना होगा। इन चीज़ों के बारे में जो इनके महत्व को समझेगा, भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना, जो इसके महत्व को समझेगा वो क्या करेगा? प्राथमिक स्तर के बच्चों को क्या करेगा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कि उनको ऐसे चीज़ों से जागरूक करके फिर इनके बारे में प्रत्येक नागरिक को
प्राथमिक स्तर में इनका ज्ञान कराने से वह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्वयं काम करेगा। जागरूक करने का, स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका निभाएगा। स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में खुद को तैयार करेगा, क्योंकि जब ऐसे खुद स्वयं आगे आएगा, स्वयं में नेतृत्व की भावना जागृत होगी, तभी क्या करेगा वो समाज में या वातावरण को इस प्रकार इन ऐसी चीज़ों का, ऐसे मुद्दों का सामना कर सकेगा जो हमारे पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। फिर क्या है, पर्यावरण अध्ययन द्वारा अपने अनुभवों से सीखना, व्यवसायिक कौशल प्राप्त करना, श्रम के प्रति निष्ठा जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन द्वारा क्या किया जा सकता है? अपने अनुभवों के द्वारा सीखना, अपने अनुभवों द्वारा सीखना, श्रम के प्रति निष्ठा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, व्यवसायिक कौशल प्राप्त करना, व्यवसायिक कौशल प्राप्त करना, तब क्या होगा, तब जाकर हम पर्यावरण अध्ययन संबंधी मुद्दों का सॉल्यूशन कर सकेंगे कि हम खुद, इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे कारक प्रभावित कर रहे हैं पर्यावरण संबंधी को, तो इसमें क्या आ जाएंगे, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्व की भावना और सार्वभौमिक एकता। तो इनका सामना करना क्या है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महत्वपूर्ण चुनौती में क्या करना पड़ेगा, हमें स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना पड़ेगा। हम जब तक खुद आगे नहीं आएंगे तब तक कोई भी चीज़ का, कोई भी समस्या का समाधान नहीं आगे। तो खुद आगे आकर हम क्या करेंगे, स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करके अपने अनुभवों द्वारा सीखेंगे, खुद उस पर प्रयोग करके फिर दूसरों को ऐसी सलाह देंगे तो दूसरे भी उससे प्रभावित होंगे। और श्रम के प्रति निष्ठा, मेहनत करनी होगी, मेहनत में लगन, एकता की भावना और व्यवसाय कौशल, कुछ ऐसे चीज़ों को अपने अनुभवों द्वारा, मेहनत के द्वारा क्या करेंगे, व्यवसाय कौशल, कोई ऐसे उन्हें आर्थिक संसाधन, ऐसा कोई धंधा या व्यवसाय या कौशल, इसमें जैसे छोटे लघु कुटीर उद्योग है, पेड़ पौधे लगाना, तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में उसे क्या करेंगे, मनुष्य को जागरूक करेंगे, तब जाकर क्या आएगा, पर्यावरण में सुधार आएगा। अब देखते हैं पर्यावरण में क्या क्या कारण है जिससे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है और उसके संरक्षण के क्या उपाय है। पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है और उसके संरक्षण के क्या क्या उपाय, हम कैसे उसको, किन किन प्रयासों के द्वारा उसको थोड़ा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगला हमारा पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा, अब पर्यावरण की सुरक्षा से पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रभावित किस किन चीज़ों से हो रहा है, तो हम इसके बारे में थोड़ा पहले देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसका संबंध मनुष्य के जीवन के पहलू से है। पर्यावरण सुरक्षा का संबंध क्या है, मनुष्य जीवन से। मनुष्य जीवन के पहलू से है, क्यों, मनुष्य जीवन ही है जो ज़्यादा औद्योगिकरण से, उद्योगों से, अनेक फैक्ट्रियों से, जल प्रदूषण से क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। तो इसका मुख्य तत्व कौन सा हो गया, मुख्य पहलू मनुष्य जीवन। और फिर पर्यावरण को तो मनुष्य वो कर रहा है प्रभावित, लेकिन फिर पर्यावरण से प्रभावित ज़्यादा कौन हो रहा है, मानव जीवन। मानव जीवन पर अनेक बीमारियां फैल रही है, तो वो किस कारण फैल रही है, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण ही। तो अब देखते हैं हम कि दुनिया के नक्शे में पर्यावरण की स्थिति, दुनिया के नक्शे में क्या ला दिया है, बदलाव। पर्यावरण प्रदूषण से क्या हो गया है, दुनिया, विश्व का देखते हैं हम। तो अब देखो, एक जैसे हमारे जो वर्तमान में एक चल रही है हमारे कोरोना महामारी, तो कोरोना महामारी में हम हमारी गलती से या हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, तो फिर उससे क्या हुआ, एक दूसरे के संपर्क में आने से या कैसे ये बीमारी फैल रही है। तो अब इसका उपाय क्या है, पहले तो हमने क्या किया, प्रकृति को हमने पर्यावरण से ढका, प्रकृति को हमने क्या किया, पॉलीथीन से ढका हमने कचरे को, या उसको उसकी सही जगह से उसका उपयोग नहीं किया, हर जगह फेंक दिया, तो प्रकृति क्या हुई, प्रदूषित हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है,
हमने तो पर्यावरण को पॉलीथीन से ढका था, लेकिन आज क्या हुआ, पर्यावरण ने क्या कर दिया, मानव जीवन को पॉलीथीन से ढक दिया। हर चीज को, जैसे उसको बीमारी, ऐसी संक्रमित बीमारी हो गई, तो उसमें क्या हो रहा है, मनुष्य खुद एक पॉलीथीन में ढका हुआ इंसान बन रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, तो प्रकृति ने भी मनुष्य के साथ छेड़छाड़ कर ली। तो इसके आगे देखते हैं हम कि तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण आज केवल शहरी क्षेत्रों में सांस लेने के लिए वायु का अकाल शुरू हो गया। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, और शहरों के पास ही क्या रहेंगे, उद्योग रहेंगे। तो उद्योगों से क्या हो जाएगा, ज्यादा कौन प्रभावित हो रहे हैं, शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में क्या हो रही है, वायु में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो आज किसका कारण बना हुआ है, अकाल का कारण बना हुआ है। जिससे क्या परिस्थिति, परेशानी उत्पन्न हो रही है अकाल की। कि शहरों में क्या बढ़ रहा है तेजी से, औद्योगिकरण। शहरों में अनेक औद्योगिक फैक्ट्रियां, उनसे निकला कल कारखानों से धुआं, वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आज गांवों में संख्या कम हो रही है, और गांवों के लोग किधर जा रहे हैं, ज्यादा शहर की तरफ जा रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों में भीड़ ज्यादा हो गई, जगह कम रह गई, तो वहाँ की बसावट और वहाँ का खान पान, रहन सहन, और दूसरी चीज उनका साधनों, वाहनों से निकला धुआं, उद्योगों से निकला हुआ शहरीकरण, कचरा आदि से क्या प्रभावित हो रहा है, शहरी क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके आगे देखते हैं कि जल की धाराओं के अलावा गाँव के आसपास, जल की धाराओं के अलावा गांव के आसपास तालाब और नदी भी, नदी आदि भी प्रदूषित हो रहे हैं। जल की धाराएं, जो जल की बड़ी बड़ी धारा, नदियां हैं, कोई महासागर है, महाद्वीप है, उनके अलावा क्या हो रहे हैं, गांवों के आसपास छोटे तालाब हैं या छोटी नदियां हैं, तो उनमें भी क्या हो रहा है, बाहर से जो कचरा आ रहा है वो क्या है, उनमें मिल रहा है, और उन्हीं का प्रयोग क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास का मनुष्य समाज और जीव जंतु उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वो बीमारी किस में आएगी, मानव जीवन में आएगी। तो मानव जीवन क्या बन गया, पर्यावरण की सुरक्षा का पहला पहलू कौन बन गया, मानव जीवन। तो इसमें क्या है कि जल की धाराओं के अलावा गांव के आसपास से जो तालाब, नदी आदि है, वो भी क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। तो उससे क्या है, पर्यावरण पर अत्यधिक असर पड़ रहा है। और घरों के कूड़े कचरे तथा कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों के, घर से निकले कूड़े कचरे, कूड़ा कचरा, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ, कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में संक्रमित बीमारी का फैलाव कर रहे हैं। तो इसमें पदार्थ क्या कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी की परतें और भूगर्भ तक क्या कर रहे हैं, वे संक्रमित कर दिया गया है। मिट्टी की परतों को, मिट्टी की परतों और भूगर्भ को विसंक्रमित कर दिया गया है। क्योंकि एक दूसरे के संपर्क से करके से कूड़ा कचरा निकल गया, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकल गए, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या हो जाएगी, एक मिट्टी की परत जम जाएगी। मिट्टी की परत जमकर क्या हो जाएगा, भूगर्भ में विसंक्रमित यानी संक्रमण की बीमारी फैल जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे और भी अधिक पर्यावरण खतरे में पड़ रहा है। आगे देखते हैं, जरूरी हो गया कि सामूहिक पर्यावरण चेतना व शिक्षा का प्रसार किया जाए। अब देखते हैं इसके क्या क्या उपाय किए जाए, हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है।
पर्यावरण के उसमें देख लो, मानव जीवन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। किन किन चीज़ों से हो रहा है? शहरीकरण और औद्योगिकरण। शहरीकरण में आ जाएंगे जो शहरों के आसपास के क्षेत्र के लोग जो गांवों से शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनका वहां पर जाना, और उद्योगों से, वाहनों से निकले कल कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ जो, उनसे क्या हो रहा है? मानव जीवन प्रभावित। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, उसकी क्या स्थिति बन गई है? अकाल जैसी, कि एकदम नीरस हो गया है। और जल की धाराओं के अलावा गांव के आसपास के क्षेत्र में तालाब, नदी, झरने जो पाए जाते हैं वो भी प्रदूषित हो रहा है। वो किससे हो रहा है? उसको भी मनुष्य ही प्रभावित कर रहा है, मनुष्य प्रदूषित कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, घर से कूड़ा कचरा, कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकले उनमें क्या करते हैं? अनेक प्रकार की मिट्टी की परतें जम जाती हैं जो भूगर्भ को क्या करती हैं? विसंक्रमित, यानी संक्रमण की बीमारी उससे फैल रही है। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से उपाय हैं पर्यावरण की सुरक्षा के, कि पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उपाय इसमें देखते हैं हम आगे कि सामूहिक पर्यावरण चेतना व शिक्षा का प्रसार किया जाए। पहला है सामूहिक पर्यावरण चेतना वह शिक्षा का प्रसार किया जाए। सामूहिक पर्यावरण चेतना व शिक्षा का प्रसार किया जाए। फिर आगे देखते हैं, इसके द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह करके पर्यावरण संरक्षण के उपाय खोजने और समस्याओं के समाधान हेतु कौशल विकसित किया जाए। क्या किया जाए? विद्यार्थियों में पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के प्रति पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह करके पर्यावरण संरक्षण के उपाय खोजने, पर्यावरण संरक्षण के पर्यावरण संरक्षण की समस्याओं के पर्यावरण संरक्षण के उपाय खोजने और समस्याओं के समाधान हेतु पर्यावरण की समस्याओं उपाय खोजने आदि के समाधान हेतु जागरूक किया जाना चाहिए। इसमें क्या बताया कि विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह करके, कि उनको उनके बारे में जागरूक करके पर्यावरण संरक्षण के जो उपाय हैं उनको खोजने और उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए विद्यार्थियों क्या किया जाना चाहिए? जागरूक किया जाना। लेकिन उसमें क्या है, पहले बता दिया गया कि स्वयं को आगे आना चाहिए, स्वयं के अनुभवों द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्व का भावना का विकास करके अध्ययन और समझ विकसित किया जाना चाहिए। इसमें क्या आ गए? हमारे नैतिक मूल्य, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्र की कर्तव्य परायणता आदि क्या है, इनके अध्ययन और समझ में हमारी विकसित करनी चाहिए विद्यार्थियों को। आगे हम देखते हैं इसमें अगला जो पर्यावरण संरक्षण का उपाय है वह समाज में फैली बुराइयों के प्रति सतर्क रहकर, समाज में फैली बुराइयों के प्रति सतर्क रहकर उन्हें दूर करने की प्रकृति का विकास तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय ढूंढना, सतर्क रहकर उनसे दूर रहना
तथा पर्यावरण प्रदूषण की विकास का उपाय ढूंढना, पर्यावरण प्रदूषण का उपाय ढूंढना। इसमें क्या है कि समाज में फैली बुराइयों से सतर्क रहकर कि कोई लोग क्या कहते हैं तो उनको हमें दूर करके क्या करना है, उनसे सतर्क रहना है और उनसे दूर रहना है। फिर क्या करना है, उनके पर्यावरण प्रदूषण के अनेक प्रकार के उपाय ढूंढना, जैसे में पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति को स्वच्छ रखना। ये क्या है, हमारे इनके पर्यावरण प्रदूषण के उपाय हैं। फिर आगे देखते हैं कि प्रशासन की कार्य प्रणाली की पारदर्शिता से भी क्या करते हैं, हमें अनेक प्रकार के जो सरकार ने नियम निकाल रखे हैं तो वो क्या आगे प्रशासन पारदर्शिता, उनकी हमें अनुपालना करनी चाहिए। प्रशासन पारदर्शिता को समझ के पर्यावरण के नियमों की अनुपालना करना, पर्यावरण के नियमों की अनुपालना करना। तो इसमें क्या हो गया, अगर हम जैसे सरकार सतर्क रह रही है उसे हमें जैसे समाज और मानव जीवन भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें पर्यावरण के नियमों की अनुपालना करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आगे देखते हैं हम हरित गृह प्रभाव। अब औद्योगिक क्रांति के पश्चात वातावरण में जो चीज़ें पृथ्वी पर जो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित की है उनमें है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये क्या है, ये ज़्यादा पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें क्या गया, औद्योगिक क्रांति के पश्चात वायुमंडल में CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन आदि गैसों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ये इनके किन किन गैसों के कारण हुई है, वातावरण में क्या क्या हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोजन गैसों में क्या हुई है, इनकी मात्रा में क्या हुई है, अत्यधिक वृद्धि हुई है। मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिनके कारण कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो रही है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ये क्या हो रही है, इनको तापमान में वृद्धि, ओजोन क्षरण, तापमान में वृद्धि, ओजोन क्षरण आदि क्या हो रहे हैं, इन गैसों से क्या हो रहे हैं, आदि प्रभावित हो रहे हैं। तो अब इनमें क्या है कि ग्रीन हाउस क्या है, वायुमंडल द्वारा धरती पर, ग्रीन हाउस किसे कहेंगे, हम थोड़ा ग्रीन हाउस के बारे में, प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हो गया, पृथ्वी पर क्या बढ़ाएगा, वायुमंडल द्वारा धरती पर गर्मी बढ़ाने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, सामान्य लैंग्वेज में देखते हैं इसको, पृथ्वी पर वायुमंडल में, पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा गर्मी बढ़ाने वाले प्रभाव को पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा गर्मी बढ़ाने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहेंगे कि पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा क्या होगा, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ाने वाले प्रभाव को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसमें क्या हो रहा है, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य किरणों में जो कुछ को अवशोषित करके क्या करता है, जो पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको अवशोषित करके क्या करता है, ग्रीन, इसमें अधिकांश को पृथ्वी पर वापस वायुमंडल में भेज देता है। क्या करता है, वापस वायुमंडल में भेज देता है। तो इससे क्या होता है, इससे गर्मी पैदा करने वाली तरंग, गर्मी पैदा करने वाली तरंग कौन, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, उनमें क्या होती है,
इनके ऊपर आकाश में नहीं जा पाती हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हुआ कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर अवशोषित करके उनको वापस भेज देता है, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आगे देखते हैं कि जिसमें वायुमंडल CO2 में वृद्धि होने से, जिसमें वायुमंडल, ग्रीन हाउस तंत्र क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से भूमंडलीय तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें वृद्धि होने से क्या होता है, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं हम इसके पर्यावरण संवर्धन कि पर्यावरण में अनेक पेड़ पौधे लगाकर या अनेक उपाय द्वारा उसमें किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं, उसको किस प्रकार स्वच्छ और अधिक स्वच्छता की ओर इसको अग्रसर कर सकते हैं। तो इसमें संवर्धन के कुछ उपाय हैं कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए मनुष्य को क्या करना होगा, पुनः प्रकृति की ओर मुड़ना होगा। पर्यावरण संवर्धन, पर्यावरण संवर्धन में क्या है कि मानव को फिर से क्या होगा, मानव जीवन को पुनः प्रकृति की ओर मुड़ना होगा। कि मनुष्य ने जिस प्रकार प्रकृति को प्रभावित किया है उससे क्या होगा, पुनः प्रकृति को फिर से उसे स्वच्छ बनाने की, अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने की या उनको पर्यावरण के प्रति अनेक लोगों को जागरूक करने की भावना उसमें विकसित करने को। तो पहले क्या करना होगा, पर्यावरण को सुधारने के लिए उनके मानव जीवन को पुनः प्रकृति की ओर यानी प्रकृति में सुधार करना होगा। फिर देखते हैं कि इसमें प्रकृति में वापस सामंजस्य स्थापित करके उसे प्राकृतिक संसाधनों से, प्रकृति से सामंजस्य करके प्रकृति से सामंजस्य करके उसे प्राकृतिक संसाधनों को मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने से बचाना होगा। कि मानव जीवन को पुनः प्रकृति की ओर मुड़ना होगा, प्रकृति से सामंजस्य करके मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने से बचाना होगा। फिर क्या है इसमें आगे कि जो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाकर और अणु परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाकर और जो अणु परमाणु परीक्षण है, जो अणु परमाणु परीक्षण उन पर रोक लगाकर क्या करते हैं, हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अणु परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाकर और अणु परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाकर पर्यावरण की क्या कर सकते हैं, हम सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
तो इस दिन हमें अधिक से अधिक संख्या में एक हमारे संकल्प लेकर कर्तव्य परायणता का करते हुए अर्थ कि इसमें 5 या 10 पौधे उस दिन तो लगाने चाहिए कम से कम, और हमेशा भी एक दो पौधे महीने 2 महीने से हमें लगाते रहने चाहिए, जिससे हमारी प्रकृति क्या रहेगी, स्वच्छ रहेगी। और एक दूसरे अगर हम स्वयं इन